नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले संख्या की बात, आज विश्व में 30 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं। इससे जो मृत्यु हुई हैं वो 2,07,000 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। जो डेटा होगा वो शायद आपको थोड़ा चेंज दिखे। ये इसलिए थोड़ा समझ लीजिए कि 2 अप्रैल को हमने 10 लाख किया था विश्व में, 14 और 15 के बीच में हमने इसको 20 लाख किया था, डबल किया था, करीब करीब मोटे तौर पे 13-14 दिन में। फिर उतने ही दिन में हम इसको अगले 10 लाख पे गए हैं, मतलब 3 मिलियन पे। तो मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से गति रुकी है, क्योंकि नॉर्मली 13-14 दिन पे 10 से 20 हुआ तो 20 से 40 होना चाहिए था, तो उस पर तो जरूर कोई ना कोई उसका जो रफ्तार थी वो कम हुई है। हिंदुस्तान में जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय 27,977 लोग इससे संक्रमित हैं। मोरलेस हम भी 30,000 पे पहुंच रहे हैं, मतलब हमारी उनकी फिगर करीब करीब मैच कर रही हैं। उसका 1% हिस्सा पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है। जो नए केस आए उसके 2 फिगर हैं। एक फिगर जो वर्ल्डोमीटर में वो 1607 दिखा रहा है। बहुत से पेपर ने उसको 1900 के ऊपर बताया है कि कल 26 अप्रैल को ये हुआ था। इसको शुरू करने से पहले एक चीज कंफ्यूज हो रहे हैं, इतने डेटा आ रहे हैं और सब सरकारी माध्यम से आ रहे हैं। मतलब कोई, मैं व्हाट्सएप के डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो उन डेटाज की बात कर रहा हूं जो सरकार के माध्यम से आ रहे हैं और सरकार की अलग अलग एजेंसीज कह रही हैं। 2-4 दिन पहले जब मैंने इसको किया था, बहुत से लोगों का ये था कि आप दैनिक जागरण मत पढ़ा करिए। उनका यह था कि दैनिक जागरण अखबार नहीं है और वो तो केवल दैनिक जागरण में एक वजह से इसको कोट करता हूं, क्योंकि ये सरकार का मुखपत्र है। मतलब अगर दैनिक जागरण इज एन एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, वो जो सरकार कहती है उसको बढ़ा चढ़ा के और दैनिक जागरण कहता है। दैनिक जागरण ने आज अपना एक फ्रंट पेज में नीचे कैसे लगा दिया, इसके लिए तो पूछ होना चाहिए। साहब की फोटो नीचे लगा, नहीं माफ कीजिएगा, बड़े साहब की फोटो नीचे लगा दी है। महीने भर में कोरोना मुक्त हो जाएगी दुनिया, मोदी। ये कल जब मन की बात की है तो उनके इसके अनुसार 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया से कोरोना मुक्त हो जाएगा। जो जितनी हिंदी मैं समझता हूं उसके हिसाब से, क्योंकि कल के दिन कुछ लोग आएंगे और बताएंगे नहीं इसका मतलब ये था। और इसी पेपर ने 13 नंबर पेज में इन्होंने लिखा है कि कोरोना के दिन गिनती के, भारत से 25 जुलाई तक हो जाएगी विदाई। तो दुनिया से बाहर है क्या भारत? एक तो ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर हमारे यहां 1 महीने में हो, मतलब दुनिया से 1 महीने में हो जाएगी जैसे हमारे बड़े साहब कह रहे हैं आखिरी हफ्ता मई तक, तो ये 2 महीना और भारत में क्यों लगेगा, जो ये रिपोर्ट ये छाप रहे हैं। खैर, ये इतना कंफ्यूजन है कि हमारे आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने कल एक बात की थी एक रिटायर्ड जज साहब से, मैं उसी बात को थोड़ा और आपके साथ शेयर कर लूं। आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनी है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। वो मैं समझाना सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं कि हमारे यहां जो हक मुझे है वही हक बड़े साहब को भी है, वही हक साहब को भी है, वही हक छोटे साहब को भी है, वही हक मुख्यमंत्री को भी है, वही हक डीएम साहब को भी है, वही हक कलेक्टर को भी है। मेरे को इस देश के संविधान ने कुछ हक दिए हुए हैं और वो सबके हक बराबर हैं। इस रेफरेंस में मैं एक बात और कह के आगे की बात करूंगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको किस लिए बता रहा हूं। कल भी मैंने कहा था 1896 में प्लेग फैला बॉम्बे में बहुत कसके, फिर वो पूना तक पहुंचा और उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। उस समय अगर आप उसको उठा के पढ़ें तो वो सारे वो वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं। उस समय पुलिस ने जोर जबरदस्ती की, अंग्रेजों का राज था, कोई कानून नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और एक जिले से दूसरे जिले जाने में रोक थी, जैसे आज की तारीख में है। पुलिस वाले घर के अंदर घुस के आपकी तलाशी ले सकते थे, जैसे आज भी कर सकते हैं। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग ताश खेल रहे तो उसी में लोगों को वो कर रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन डिग्निटी की जो बात मैं कर रहा हूं वो सब हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उसके अगेंस्ट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आवाज उठाई थी, और तिलक ने जब उसमें केसरी में और मराठा में लेख लिखा तो उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया सेडेशन का, मतलब राष्ट्रद्रोह का, और उनको 18 महीने की सजा हुई। उन्होंने इन सब जातियों के बीच, ये सब जो ज्यादती हो रही थी, जो उस समय लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उस पर उन्होंने लिखा, तो उनको सेडिशन का केस लगा के, वो आजकल भी रोज आप देख रहे हैं कि हमने उसको एफआईआर की, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। ये हम लोग फिर से कर रहे हैं। 125 साल बीत गए हैं, लेकिन बहुत हम लोगों के हुक्मरानों में, उनके एटीट्यूड में बहुत फर्क नहीं आया है।
मैं सिर्फ इस बात को यही समाप्त कर दे रहा हूं, क्योंकि बाकी चीजें मैं जब लाइव करूंगा तो उसके डिटेल्स उसमें करूंगा, उसमें समय ज्यादा होता है, इत्मीनान से करते हैं। एक और अजीब सी चीज निकली परसों शनिवार की रात को 10-11 बजे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, हिंदुस्तान की वो सर्विस जो इनकम टैक्स और ये सब लोग देखते हैं, उनके 50 ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट दी सरकार को और उसको सोशल मीडिया में भी शेयर किया। उसका नाम रखा फोर्स, फिजिकल ऑप्शन एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक, उसका नाम एब्रिविएशन करके फोर्स किया। और उसमें जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं, 50 अगर इंडियन रेवेन्यू अफसर सर्विसेज के अफसर ये कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के, मतलब वो समझते, दे कैन रीड ना कि हाउ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, वो तो रीड कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल तो है नहीं, वो कोई जेएनयू में पढ़ने वाले लोग भी नहीं कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह और देश के साथ गद्दारी के लिए किया है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के हैं। तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं किसी के डायरेक्शन अगर ना भी कहें तो जैसा पढ़ा होगा ना कि सरकार इसी तरह से सोच रही है। उनकी रिपोर्ट में मैं सिर्फ उनकी लंबी रिपोर्ट है, बाकी आप देख लीजिएगा, 4 चीजें कही उनके सजेशंस जो हैं। हालांकि मैं ये भी कह दूं इस कैवेट के साथ, सरकार ने उससे तुरंत अपने को डिस्टेंस बनाया, लेकिन उनके जरा सजेशन सुन लीजिए क्या क्या है। उन्होंने कहा कि जिसका 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी हो, उसका 30 की जगह 40% इनकम टैक्स लगना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज उस 30% के साथ साथ जो बाकी उसके जो होते हैं वो करके वो 43.5% पड़ता है उसको इनकम टैक्स, जो अगर ये 40% हो जाएगा तो करीब 55% इनकम टैक्स, उसकी इनकम इसमें चली जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी 10 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है, उसके ऊपर 4% का एक कोविड सेस लगा दीजिए। तो यही उसमें 55 और जोड़ दिए तो करीब 60% का टैक्स उसका हो गया। 10 लाख के ऊपर वाले भी 4 लाख का एक कोविड टैक्स देंगे। उन्होंने ये भी एक तीसरा सजेशन दिया कि आप वेल्थ टैक्स ले आइए, जिसके पास भी 5 करोड़ से ऊपर की इनकम हो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगा दीजिए। और चौथा उन्होंने कहा कि अब इनहेरिटेंस टैक्स भी लगा दीजिए। और यह भी बताया गया है कि जो विदेश में को बहुत सी जगह है जहां पे 55% इनहेरिटेंस टैक्स है। इनहेरिटेंस टैक्स समझ लीजिए, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, जो घर था वो जब मुझे मिला तो उस घर की वैल्यू का 55%, जो बाकी जगह है यहां पे हो सकता है वो हो, मतलब वो फिगर नहीं अभी कही गई है, अगर मैं उस घर में को मैं अपने नाम से करता हूं तो मुझे एक पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इस तरह की बातें हुई। आज जब दुनिया जूझ रही है इकोनॉमी से, जब इकोनॉमी में तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, जब इकोनॉमी में रेंट देने का पैसा नहीं है, उस समय इस तरह की अगर कोई बातें कर रहा है तो इसका प्रोब नहीं होना चाहिए। ये 50 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर आर नॉट फिट टू बी इन दी इंडियन सर्विसेज। अगर इतने इनसेंसिटिव, इतने यथार्थ से दूर हैं तो ये लोग इस सर्विस में रहने के लायक नहीं है। आप में से जितने लोग इनकम टैक्स में जिनका भी हो, ईमानदारी से, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सरकार कुछ कहती रहे, पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। पिछले 30 साल में मैं जब से टैक्स दे रहा हूं, चाहे रिफंड हो चाहे उसमें कुछ हो जो सीआ के कहता कि नहीं, और वो लिफाफा लोगों ने पहुंचाया है। ये कहने में एक और केस ना हो जाए इसलिए नहीं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन सबको पता है इनकम टैक्स वो करते हैं। तो अगर इतना इंसेंसिटिव इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर हैं तो उनको मेरे हिसाब से तो बर्खास्तगी से कम कुछ नहीं, क्योंकि अगर उनकी सोच ऐसी है कि इस समय अगर वो है तो वो देश को कहां ले जाएंगे भाई। क्योंकि मैं ये कर रहा हूं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या, कौन सा इंडिकेशन है। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं बाकी इन लोगों का इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि बाकी पार्टी के लोग तो ये माना जाएगा कि वो कुछ राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, मतलब वो बीजेपी के अगेंस्ट कोई कर रहा है कुछ भी तो वो तो राष्ट्रद्रोही से कम नहीं है। तो मैं उनके नाम, मैं इन दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। आगरा के मेयर ने और सीतापुर के मेयर ने बहुत मजबूती से इस बात को उठाया है। आगरा के मेयर ने लिखी है चिट्ठी मुख्यमंत्री को और बताया है कि आप इसको बचा लीजिए आगरा शहर को वुहान बनने से, नहीं तो यहां पे इतनी भयंकर दिक्कत होने वाली है। और ये अधिकारियों के चलते, वही जो नमूना आपको बताया ना आईआरएस का, वही सब यहां पे अधिकारी भी कर रहे हैं। आपको एक वीडियो देख के आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है भाई। ये राजबब्बर हैं कांग्रेस के, आगरा कॉलेज के, वो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी वाले नहीं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं लेकिन समाजवादी मिजाज में समाजवादी हैं। उन्होंने एक वीडियो है 5-10 सेकंड का, वो देख लीजिएगा किस ढंग से पानी और बिस्किट फेंका जा रहा है। तो आगरा की हालत खराब है। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार जो भी कर रही है, क्या सरकार सक्षम है, क्या सरकार ले पा रही, क्योंकि अधिकारी इसको चला रहे हैं। यह ध्यान रखिएगा,
आज के उसी जो सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदुस्तान का पेपर, सरकार की बात करने वाला हिंदुस्तान का पेपर, सबसे रिलायबल पेपर, सबसे राष्ट्रप्रेमी पेपर, सबसे भारत माता की जय कहने वाला पेपर, दैनिक जागरण के हवाले से कर रहा हूं। दैनिक जागरण ने आज फिर लिखा है, 3 नंबर पेज की खबर है, कम्युनिटी किचन की आंच पर धन संकट। सरकार का कम्युनिटी किचन चल रहा था, वो कह रहे हैं 11 किचन चल रहे थे, उसमें से वो कह रहे हैं पैसा नहीं है तो हम 3 किचन बंद कर रहे हैं। या तो आप 3 किचन ज्यादा चला रहे थे, और अगर आज की तारीख में जब सब लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो आप इसकी बात भी कैसे सोच सकते हैं कि कोई 3 किचन बंद होंगे? मतलब ये अधिकारी जो है, क्या ये सक्षम है इस चीज को हैंडल करने के लिए? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भाई सरकारी पेपर की बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पैसा नहीं आ पा रहा है। सरकार ने तो कहा था कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, सरकार ने तो कहा था कि ये नहीं होगा। आप 25 लाख, आपको सरकारी गोदाम से जाके आप क्यों नहीं गेहूं ले रहे हैं? आप क्यों खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं? आप फ्री में गेहूं लेके क्यों नहीं पिसवा के उसको कर रहे हैं? खैर, ये सरकार की हालत अब समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार की एजेंसी कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसमें 11 में से 3 किचन बंद करके 8 ही किचन चलाएंगे, और उसमें वो लिख रहे हैं, वो खुद ही लिख रहे हैं कि नेतागिरी से प्रभावित हो गया भोजन वितरण। तो ये नेतागिरी किसकी है भाई? केंद्र में सरकार किसकी है? प्रदेश में सरकार किसकी है? नगर निगम में मेयर कौन है? किस पार्टी के हैं? तो किसकी नेतागिरी से प्रभावित हो रहा है? तो इसका जवाब तो चाहिए होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सब खबर सही है, क्या खबर गलत है। सरकार तो कह रही है कि 1 महीने में सब खत्म है, मतलब खत्म है इन द सेंस कि कोरोना वायरस का सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एक और फिगर आई आज ही के पेपर में, बाकी दूसरे पेपर में, उसके अनुसार पिछले 10 दिन में हमारे 52 नए जिले और प्रभावित हुए हैं। 52 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में ये कोरोना पहुंचा है। इसके अनुसार 14-15 अप्रैल के हमारे 377 डिस्ट्रिक्ट्स प्रभावित थे। आज की तारीख में 429 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और मैं इसके साथ बार बार ये कहता हूं, स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग जिसको आप अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं सरकार के उसके आंकड़ों की। 18 जिले में कह रहे हैं 28 दिन से कोई केस नहीं है, फिर 33 जिले में 21 दिन से कोई केस नहीं है, लेकिन ये सब जिलों में लॉकडाउन है। तो 429 जिलों में लॉकडाउन है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये वो है। एक तरफ ये हो रहा है कि नहीं, हम लोग तैयार हैं, अभी ये बढ़ेगा। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो भी बड़े साहब हों या साहब हों, मन की बात नहीं, टीवी पे आएं, सबको बताएं, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। क्योंकि आज आप जब कुछ बोलेंगे तभी लोगों का कॉन्फिडेंस होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रोज नए नए निकल रहे हैं। परसों निकला केंद्र सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की परमिशन दी। वो दुकानदार जब तक कहते हैं नहीं खोलना नहीं, ये तो वो बहुत कंफ्यूजन। आप एक पेपर उठा लीजिए, उसमें कंट्राडिक्टरी खबरें सरकार के ही 2 सूत्र बता रहे हैं। आज एक और खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, 4थे नंबर पेज पे, यूपी एसटीएफ टू प्रोब लीक ऑफ डीजीएमई लेटर टू मीडिया पर्संस। यूपी एसटीएफ क्या है? स्पेशल टास्क फोर्स। हमारे आपकी जनरल समझ के हिसाब से जो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं या जो इकोनॉमिक ऑफेंडर बड़े बड़े हैं, उनको पकड़ने के लिए ये होता है। यूपी एसटीएफ को लगाया गया है, पुलिस को नहीं, कि ये खबर लीक कैसे हुई। अरे मतलब एक लेटर तुम लिख रहे हो, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट हो भाई? ये राइट टू इंफॉर्मेशन में मेरा हक है इसको लेना, और वो भी मीडिया को लीक हुई है। मीडिया का एक काम है ये लिखना, इस पे आप यूपी एसटीएफ से इसकी जांच करवा रहे हैं। ये मिजाज है। मैं पहले भी कहता आया हूं, मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि अगर केवल अधिकारियों के हवाले हमने जिस तरह से सारे सिस्टम को कर दिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भागीदारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और स्पेशलिस्ट की अगर नहीं होगी, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनकी भागीदारी आप नहीं कराएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। धन्यवाद। तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।